हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और जो मेरी ये सीरीज चली हुई थी जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसका लेक्चर सेकंड लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे और जो ये पेपर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर वो मार्च 23 में अभी हुआ था, मार्च 2023 में, ठीक है। अभी हुआ था और वो जो दिसंबर में होने वाला था, ठीक है, उसका था। तो वो ये पेपर कर रहे हैं और वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हमारा। अभी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी 16 पे चलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं PYQ की इंपॉर्टेंस आपको बता ही चुकी हूँ, कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। 16 क्वेश्चन इज द जर्नल स्क्रूटनी वाज फाउंडेड इन 1923 बट किसने, हु फाउंडेड इट? द आंसर इज FR लेविस। एक मिनट, लेट मी जूम इट। जो स्क्रूटनी जो जर्नल था पब्लिश्ड इन 1932 एंड एडिटेड बाय FR लेविस। और जो ये जो इनका जर्नल था इसमें हेल्प की थी इनकी वाइफ डोरोथी रोथ ने, ठीक है। इन्होंने हेल्प की थी और मतलब इन्होंने मिलकर ये स्क्रूटनी जर्नल लेकर आए थे और पब्लिकेशन 1932। जो डोरोथी रोथ आल्सो ए राइटर, उसका जो वर्क है फिक्शन एंड द रीडिंग पब्लिक, ये सेम टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा मतलब मुझे लगता नहीं है कुछ बताने का, बस इतना याद रखना। स्क्रूटनी फाउंडेड बाय FR लेविस एंड उसकी वाइफ भी अथर थे और उन्होंने मिलकर ये किया था। अगर थोड़ा सा लास्ट वाला पढ़ना चाहूँ, बताना चाहूँ आपको, ही फाउंडेड स्क्रूटनी अ क्वार्टरली जर्नल ऑफ क्रिटिसिज्म दैट वाज पब्लिश अंटिल, मतलब कब तक चला था? 1932 से स्टार्ट हुआ था, 1953 तक ये चला था। एंड इज रिगार्डेड बाय मैनी एज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लेटर, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बताइए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमुअल पेपी एक डायरिस्ट थे, मैंने पहले भी बताया है, जो डायरी राइटर थे। इनका एक क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, इसी में किया था मुझे लगता है 15 क्वेश्चन जो लास्ट में किए थे। तो इसमें पूछा है क्या थे ये सैमुअल पेपी, मतलब वो था ना, एक क्वेश्चन था ना इसमें भाई, शेक्सपियर का एक वर्क है मिडसमर्स नाइट ड्रीम, उस पर किसने कमेंट किया है, ठीक है। एक कमेंट था द मोस्ट रिडिकुलस इनसिपिड प्ले, मतलब उसके बारे में काफ़ी थोड़ा वैसा बोला था इन्होंने। और वहाँ पे मैंने बताया था मार्गरेट एक लेडी होती है, मार्गरेट पैन नाम की एक लेडी होती है, उनके साथ डिनर पे थे ये। फिर वहाँ पे एक थिएटर में जाते हैं जहाँ पे ये प्ले देखने के लिए ड्रामा हो रहा था, वहाँ पे देखते हैं और उसके बारे में ये सैमुअल पेपी कमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि यह है ये डायरी राइटर हैं और इनकी डायरी के बारे में मैं बता चुकी थी, ठीक है। ज़्यादा बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब स्टार्ट की थी इन्होंने 1 जनवरी 1660 से और एंड की थी मई 1669 में और पब्लिकेशन है 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। डॉक्टर प्रिमरोज इज ए करेक्टर इन विकार ऑफ वेकफील्ड। इट वॉज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड पब्लिश इन 1766, ठीक है। ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क है और पब्लिश इन 1767। यहाँ पे ये वर्क पढ़ने का है, मस्ट रीड है, इसको पढ़ लेना। इसकी सेपरेट मैं समरी बना दूंगी इस पर, है ना। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगी वीडियो, तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो यहाँ पे वीडियो को आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। सो द बेबी, एक मिनट। सो द बेबी was carried in a small deal box under an ancient woman's shawl to the churchyard that night, buried by the lantern light at the cost of shilling and a pint of beer to sexton in the shabby corner of God's allotment, where he lets the nettles grow and where all unbaptized infant, notorious drunkard, suicides and other कंजेक्चुरली डेमंड आर लेड। मतलब ये कोटेशन पूछा गया है यहाँ पे, ये कोटेशन, एक मिनट, ये कोटेशन किस वर्क में है, क्या हो जाता है, ये कोटेशन किस वर्क से ली गई है? ये कोटेशन है भाई हमारे टेस डी अम्बरविले रिटन बाय थॉमस हार्डी। वहाँ पे क्या होता है, ये एक स्टोरी में
क्या होता है इसमें जो टेस्ट होती है इसका सबसे पहले जो सबटाइटल देख लीजिए आप, इसमें सबटाइटल है अ प्योर वुमेन, टेस डी अम्बरविले अ प्योर वुमेन, पब्लिश इन 1891। ठीक है, शायद इसमें ये वो नहीं है, एक मिनट, इसमें इसकी पब्लिकेशन नहीं है, आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, ना तो इसका सबटाइटल बताया इसमें ना पब्लिकेशन। तो इसकी पब्लिकेशन है 1891 और इसमें जो सबटाइटल है अ प्योर वुमेन। और 1891 से आप एक चीज़ और कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, 1791 मतलब 100 साल पहले वहाँ पे एक क्या हुआ था 1791 में, लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये एक बायोग्राफी है रिटन बाय जेम्स बॉसवेल, ये पब्लिश हुई थी 1791 में। ठीक है, जेम्स जो सैमुअल जॉनसन है हमारे, उनकी बायोग्राफी रिटन बाय जेम्स बॉसवेल पब्लिश इन 1791। और 1891 में क्या हुआ, टेस डी अम्बरविले पब्लिश इन 1891। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3 कैरेक्टर होते हैं, टेस होती है, एक एलेक होता है और एक होता है एंजल क्लेयर। एलेक इसको रेप कर लेता है इसका, और जो एंजल क्लेयर इसका लवर होता है। ठीक है, और जो इसको एक बेबी होता है, मतलब इसके जो इनका इंटरकोर्स होता है, जो रेप जब इसका रेप होता है तो ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको एक बच्चा होता है, और जो जिसकी डेथ हो जाती है, उस बच्चे की जब डेथ होती है उसको जब दफनाने के लिए जाती है, वो सीन बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, उस बच्चे के बारे में बताया गया है भाई कैसे कैसे उसका वो वहाँ पे दफनाने के लिए जाती है। ये मस्ट रीड वर्क है भाई, इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेना। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, इनका वर्क है विविसेक्टर। और जो अदर वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, पहले विविसेक्टर की बात करती हूँ। यहाँ पे हर्टल डॉफिल्ड यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, जो मतलब इसका प्रोटैगनिस्ट होता है वहाँ की है, ये भी मस्ट रीड वर्क है भाई, इसको भी मत छोड़ना। और अब अदर वर्क्स की बात करते हैं। क्राई द बिलव्ड कंट्री रिटन बाय एलन पैटन। ठीक है, और होममेड्स टेल एज यू नो मार्गरेट एटवुड, एंड स्टोन एंजल मार्गरेट लॉरेंस। इनमें डिफरेंस देखना, एक मार्गरेट एटवुड है, एक मार्गरेट लॉरेंस है। ठीक है, और विविसेक्टर रिटन बाय पैट्रिक वाइट हु वाज एन ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट। एंड एक इम्पोर्टेंट बात है वो आपके यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था भाई 1973 में। जो हमारे पैट्रिक वाइट हैं, पैट्रिक वाइट की बात कर रही हूँ, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1973 में। और कुछ इसके वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है भाई, ये सभी याद कर लेना एज इट इज़। सबसे पहला वर्क है इनका द ट्री ऑफ मैन, वोस, सेकेंड इज वोस, राइडर्स इन द चैरियट, एंड द सॉलिड मैंडाला, द ट्वाइन बोर्न अफेयर। इनको याद कर लेना। और जो मैंने इसका जो विविसेक्टर है, इसका जो मैंने टाइटल कैरेक्टर बता दिए हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं यहाँ पे, उसकी जर्नी के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको पढ़ लेना, हर्टल डॉफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, Who among the following is not written by कमला मार्कंडा। इंडियन राइटर हैं, तो कौन सा वर्क इन्होंने नहीं लिखा है? जो थर्ड है जो इन्होंने नहीं लिखा है, इट इज़ रिटन बाय नयनतारा सहगल। ये नयनतारा सहगल ने लिखा और सभी वर्क इसके ही हैं। ठीक है, कमला मार्कंडे के अदर वर्क्स अगर देखें तो सबसे पहला वर्क था नेक्टर इन ए सीव। ठीक है, नेक्टर इन ए सीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको पढ़ लेना, और पब्लिश इन 1953। And next work is Some Inner Fury, and A Silence of Desire. And then comes Handful of Rice, The Coffer Dam, The Nowhere Man, Two Virgin, The Golden Honeycomb, and Pleasure City. It is also मतलब इसका प्लेजर सिटी का दूसरा नेम भी है शालीमार। ठीक है, इस शालीमार के नाम से भी पब्लिश हुआ है। कौन सा वर्क था? प्लेजर सिटी एंड टाइम टू बी हैप्पी, इसके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, इनके सभी वर्क याद कर लेना, कमला मार्कंडे का जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है भाई। ठीक है, क्वेश्चन 22, हु अमंग द फॉलोइंग वर इवैल्यूएटिंग द मासेस एज ए सोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर। मतलब जो ये टर्म है द मासेस, किसने यूज़ की है? कौन इनको रिवैल्यूइंग कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, इनके बारे में पे काम कर रहा था? वो थे हमारे रिचर्ड होगार्ड एंड रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स कौन थे? एक मार्क्सिस्ट राइटर थे। ठीक है, उसमें आएंगे ये,
हाँ मार्क्सिज्म में आएंगे रेमंड विलियम्स। और रिचार्ड होगार्ड की बात करें तो हम यूज ऑफ लिटरेसी, इनका एक वर्क है, वहाँ पे ये द मासेस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं मतलब इस वर्क में रिचार्ड होगार्ड्स द यूजेस ऑफ लिटरेसी एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ द मासेस ऑन द इंग्लिश वर्किंग पीपल। ठीक है, इंग्लिश वर्किंग पीपल पे इसका जो मास मीडिया का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और स्पेशली फोकसिंग ऑन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। वर्किंग पीपल कहाँ के हैं? नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के हैं, और वहाँ पे इनका होम प्लेस होता है। रिचार्ड होगार्ड ये खुद एक पॉवर्टी की लाइफ जी चुके हैं, वहाँ पे उन पीपल पर ये फोकस करता है। ही आर्ग्यू अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ द मासेस, ये द मासेस कंसेप्ट के अगेंस्ट आर्ग्यू करता है। ठीक है, याद रखना इसको। रिचार्ड हेलो गाइस, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? 22 क्वेश्चन था, बस यहाँ पे इतना ही। एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मत जाना यहाँ पे, बस इतना याद रखना किन्होंने द मासेस पे काम किया है, रिचार्ड होगार्ट और रेमंड विलियम्स। और रिचार्ड होगार्ट का वर्क है जिसमें वो बात करते हैं, और जो ये इसके अगेंस्ट बात करते हैं, और ये बताते हैं कि मास मीडिया का वर्किंग क्लास पीपल पर क्या इफेक्ट होता है, स्पेशली फोकस ऑन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। एंड लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 23। Who among the following theorist has written on narrative empathy? narrative empathy पे किसने काम किया है? वो हमारे सुजैन कैन। सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन थे। जो सुजैन कैन है वो कौन थे? सुजैन कैन इज ए लिटरेरी स्कॉलर, फेमिनिस्ट, क्रिटिक एंड ए पोइट, अथर एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर। सी इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑन नैरेटिव एम्पथी। ठीक है, ये हमने देख लिया। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सी इज ए कंटेक्सुअल कॉग्निटिव इफेक्टिव नैरेटिव थियरिस्ट, एक थियरिस्ट होते हैं। अब बात करें ये है क्या, जो हमारा नैरेटिव एम्पथी है ये है क्या? जब एक राइटर, एक यहाँ पे लाइन देखिए आप, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे पहले तो इसका एक वर्क नोटिस करना है, पोइटिक स्टूडेंट स्टाइल। अब मीनिंग की बात करते हैं। कीन्स थियरी ऑफ नैरेटिव एम्पथी, यहाँ पे इसको एक मिनट यहाँ से स्टार्ट है। कीन्स थियरी ऑफ नैरेटिव एम्पथी एलाबोरेट्स द यूज ऑफ टू विच रियल अथर और नैरेटिव आर्टिस्ट पुट देयर ह्यूमन एम्पथी टू द वर्क इन एन इमेजिनेटिव क्रिएशन। यहाँ से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जब एक राइटर या एक आर्टिस्ट अपने जो वो ह्यूमन एम्पैथी है, जो उसने परसीव किया है, जो उसने देखा है, जो उसने फील किया है, वो चीज़ें, मतलब ह्यूमन एम्पैथी जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो उसने मतलब रीड किया है, जो उसने इमेजिन किया है, वो सभी चीज़ें ह्यूमन एम्पैथी अपने इमेजिनेटिव करेक्टर, कोई वर्क लिखता है उसमें करेक्टर तो इमेजिनेटिव होता है, उसके थ्रू इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब अगर इसको दूसरे वर्ड्स में बताऊं, मैं इसको यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ नहीं है, जस्ट मैं आपको बस बोल रही हूँ और आपको अपने नोट्स में लिख लेना ये चीज़ें। नैरेटिव एम्पैथी इज द शेयरिंग ऑफ फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग इंड्यूस्ड बाय रीडिंग, व्यूइंग, हियरिंग एंड और इमेजिनिंग नैरेटिव ऑफ अनदर सिचुएशन एंड कंडीशन। दूसरे की सिचुएशन और दूसरे की कंडीशन को सोचकर, समझकर और सुनकर, पढ़कर शेयर करना उन फीलिंग को। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेना और समझ लेना। और इनका एक अदर वर्क है एम्पैथी एंड द नोवेल। यहाँ से इतना कर लेना, बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए। सुजैन कैन ने दिया है नैरेटिव एम्पैथी है क्या, और यहाँ से स्टॉप करके वीडियो एक बार ही देख लेना इसके वर्क कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। The science that systematically studies the function of sign. स्टडी ऑफ साइन क्या होता है? ठीक है, स्टडी ऑफ साइन क्या होता है? सीमियोलॉजी। एक मिनट, हाँ सीमियोलॉजी। ठीक है, सीमियोलॉजी तो होता है। सीमियोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड सीमियोटिक्स, दोनों सेम टर्म है, सीमियोलॉजी एंड सीमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइन। अब बात करें अदर ऑप्शन की, पहले बात कर लेते हैं सीमियोलॉजी के बारे में। ये इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय फर्डिनेंड डी शोसोर। ठीक है, वही स्टडी, ये साइन के बारे में बात करते हैं, जो वो बताते हैं साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं अदर जो ये टर्म्स हैं हमारे ऑप्शन में दी हुई है। सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब मीनिंग से रिलेटेड होती है ये। सिस्मोग्राफ, ये तो आपको पता ही होगा, ये सिस्मोग्राफ मतलब स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से रिलेटेड, नहीं हाँ हाँ ग्राफी। सिस्मोग्राफ तो वो उसको जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफी क्या होता है? जो इसके बारे में, भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में इनकी स्टडी करता है, वोल्केनो वगैरह, ठीक है। और सिमियोलॉजी आपने देख लिया। स्क्रिप्टोरिया, स्क्रिप्टोरिया क्या होता है? मतलब इनको ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। स्क्रिप्टोरिया क्या होता है? एक रूम होता है मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री का आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, वहाँ पे एक रूम होता है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट रखी होती हैं, और वहाँ पे ये जाकर स्टडी करते हैं मॉन्क वगैरह। मोनेस्ट्री में एक रूम होता है जहाँ पे बुक्स या टेक्स्ट या फिर मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। ऑल्दो द वर्ड वाज यूज्ड in this sense 17th century by English philosopher John Locke, the idea of semiotics as a interdisciplinary field of study, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है सिर्फ ये इंग्लिश लिटरेचर के कंटेक्स्ट में ही यूज़ होगा, ये कल्चरल स्टडी के कंटेक्स्ट में ही यूज़ होगा, ठीक है, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है सिमियोलॉजी। बस इतना ही याद रखना ये टर्म क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट फ्रेम द थियरी ऑफ जर्नल हर्मेनेटिक्स। जर्नल हर्मेनेटिक्स, ये सबसे पहले, यहाँ पहले तो ये आंसर क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसका, मतलब ये किसने सबसे पहले ये थियरी को मतलब इंट्रोड्यूस किया? वो थे हमारे फ्रेडरिक स्काइमर, फ्रेडरिक स्काइमर। अब देख लेते हैं हर्मेनेटिक्स होता क्या है। ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है दैट डील्स विद द इंटरप्रिटेशन एंड स्पेशली ऑफ बाइबल एंड लिटरेरी टेक्स्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं है, सिर्फ मेरी बातों से समझने की कोशिश करना, और अगर आप नोट्स में ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो। क्या होता है हर्मेनेटिक्स? एक जो नॉलेज की एक ब्रांच होती है जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होती है, दैट डील्स विद इंटरप्रिटेशन स्पेशली बाइबल और लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन में, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, फ्रेडरिक स्काइमर थे कौन? वो जर्मन थियोलॉजियन थे, प्रीचर थे, क्लासिकल फिलोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ही वॉज फेमसली कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल थियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल थियोलॉजी। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हर्मेनेटिक्स वगैरह ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड में है ये, इनको याद रखना। अब बात करते हैं ये कौन कौन थे, ठीक है, हर्मेनेटिक्स में कौन कौन आ जाते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बोल सकते, मतलब ट्रेंड में है, अभी न्यूली है, लास्ट एक पेपर में और देखा था मैंने हर्मेनेटिक्स से रिलेटेड ही, इसको याद रखना। अब बात करते हैं फ्रेडरिक स्काइमर हमने देख लिया, अगस्टस बॉच, विलहेल्म डेल्थी, मार्गरेट हेडिगर, एंड देन हैंस जॉर्ज गैडामर, लियो स्ट्रॉस, एंड नेक्स्ट इज, और बहुत सारे हैं, आपको याद सिर्फ ये इतने ही रखने हैं। अगर रखना चाहो तो सारे कर लेना, फ्रेडरिक स्काइमर, डेल्थी, हेडिगर, गैडामर एंड वाल्टर बेंजामिन। वाल्टर बेंजामिन एक फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी रिलेटेड थे ये, ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी रिलेटेड थे वाल्टर बेंजामिन। और ये जैकिस डेरिडा वगैरह, फ्रेडरिक जेम्स, इसको जितना कर सको आप कर लेना, मेनली है ये गैडामर, हेडिगर, डेल्थी एंड स्काइमर। अब बात करें रोलैंड बार्थ्स इमेज म्यूजिक टेक्स्ट वॉज पब्लिश इन 1977, ठीक है। पब्लिकेशन बार बार मैं बोलती हूँ ना, कोई भी वर्क आ जाता है उसकी पब्लिकेशन आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखें ये क्वेश्चन सीधा भी आता है और कई बार क्रोनोलॉजी में भी आ जाता है। तो ये इनका जो इमेज म्यूजिक टेक्स्ट एक वर्क है, एक मिनट, रोलैंड बार्थ का इमेज म्यूजिक टेक्स्ट, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एसेज और सीरीज ऑफ एसे पब्लिश इन 1977। और कलेक्शन ऑफ ऐसे हैं तो कितने ऐसे इसमें टोटल 30। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, मोस्टली जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन 26 से रिलेटेड, इसमें जो आपका नरेशन है, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन, अरे क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन में जो कुछ भी है, मतलब यहाँ पे इसमें नहीं है वो चीज़ें, आप बस मैं वर्बली बोलूँगी और आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगी, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग।
तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज हैं, देर आर 13 ऐसे इन इट रिलेटेड टू सिमियोलॉजी। जो ऐसे है किससे रिलेटेड, सिमियोलॉजी से, और 13 ऐसे हैं इसमें, ठीक है। और अब मैं रोलैंड बार्थ के अदर वर्क्स पे जाती हूँ, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, स्टीफन हेथ इसका ट्रांसलेटर है, इस वर्क को ट्रांसलेट किया था, ठीक है। 13 ऐसे, सीरीज ऑफ ऐसे एंड ट्रांसलेटेड बाय स्टीफन हेथ। अब रोलैंड के अदर वर्क्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट राइटर है, इस वजह से मैं इनके सभी वर्क्स को वर्बली बोल रही हूँ, आप नोटिस करते जाना। सबसे पहले आता है राइटिंग डिग्री 0, पब्लिश इन 1953, माइथोलॉजी इंपॉर्टेंट 1957, द डेथ ऑफ अथर 1967, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1966। तीनों, माइथोलॉजी, राइटिंग डिग्री 0, डेथ ऑफ अथर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव। एंड नेक्स्ट इज द थर्ड मीनिंग, ऐसे है ये। द थर्ड मीनिंग में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हाउ फोटोग्राफ वर्क्स एंड हाउ रीड फोटोग्राफ, मतलब बस वर्क याद रख कर लेना आप, द थर्ड मीनिंग। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज एस बाय जेड, मतलब एस बाय जेड, विच इज द क्लोज रीडिंग ऑफ नोवेला। एक नोवेला है, उसकी क्लोज रीडिंग है, मतलब उसके बारे में बातें कर रहा है एस बाय जेड में। होनोर डी बेल्जॉक का एक वर्क है, ठीक है, एस बाय जेड। एंड द नेक्स्ट ऐसे इज लेट इट गो, नो, बस इतना ही, यही याद रख कर लेना। माइथोलॉजी, डेथ ऑफ अथर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव, राइटिंग डिग्री 0, एस बाय जेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट राइटर है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इज, who among the following distinguish the constative and performative, constative and performative को किसने डिस्टिंगाइज किया, मतलब तो ये थे हमारे जॉन ऑस्टिन, जे एल ऑस्टिन कौन है, एक स्पीच एक्ट थियरिस्ट है, ठीक है। स्पीच एक्ट थियरी इन्होंने, इनकी वजह से ये आई है, इनकी थियरी है ये, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, अच्छा ऐसा करना, मैं इन पे ना एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बहुत अच्छे से, जहाँ पे चीज़ें समझ आ जाएं। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। द वर्ड कंस्टेटिव मीन्स स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, मतलब कंस्टेटिव का मतलब क्या है, अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब और एक्सप्रेस फैक्ट और सिचुएशन इन ए स्टोरी। एक स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन जो एक स्टोरी में फैक्ट बताने की कोशिश करती है, सिचुएशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसको नो मैटर, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कंस्टेटिव आर वर्ड्स एंड prejudices which because they are used to describe say something true or false, क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करते हैं, ये था कंस्टेटिव। और अब बात करें तो परफॉर्मेटिव एक्सप्रेशन आर डिफाइंड इन वर्बल एक्सप्रेशन एज सेंटेंस, नॉट ओनली डूइंग नथिंग अबाउट द गिवन ट्रूथ but change the truth they describe. In other word, we can say that a sentence or other linguistic expression that when expressed in right context actually does and accomplishes something. ठीक है, ये रहा मतलब परफॉर्मेटिव का मीनिंग और कंस्टेटिव, और इट वाज इंट्रोड्यूस बाय जे.एल. ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन कौन थे, स्पीच एक्ट थियरी जिन्होंने दी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th। Who among the following coined the phrase soft capitalism? ये जो सॉफ्ट कैपिटलिज्म टर्म है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मतलब शॉर्ट वीडियो होंगी वो 2-3 मिनट की या मैक्सिमम 9 मिनट की, ठीक है। वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लो ये किसने कॉइन किया है, कहाँ से आया। नाइजोल थ्रिफ्ट इन्होंने इसको कॉइन किया है। इनका एक वर्क होता है द राइज ऑफ सॉफ्ट कैपिटलिज्म, पब्लिश इन 1997, ठीक है। राइज ऑफ सॉफ्ट कैपिटलिज्म 1997, रिटन बाय निजो थ्रिफ्ट, वो जो जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आती है सॉफ्ट कैपिटलिज्म, इसको याद रख लेना, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक टर्म है हमारे थिक डिस्क्रिप्शन, इस पर भी मैं कोशिश करूँगी सेपरेट वीडियो लेकर आने की, ठीक है। और यहाँ से थिक डिस्क्रिप्शन
एट्रीब्यूटेड मतलब किसने, किससे रिलेटेड है ये थिक डिस्क्रिप्शन, ये है हमारे क्लिफोर्ड गर्ड्स, इनसे रिलेटेड है। और इनकी कलेक्शन थे, इनका एक कलेक्शन ऑफ एसेज होती है, कौन सा होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973, कलेक्शन ऑफ एसे बाय क्लिफोर्ड गिड्स, वेयर हिज फर्स्ट एसे, जो इनका फर्स्ट एसे होता है सेम टाइटल से होता है, थिक डिस्क्रिप्शन। एक मिनट, थिक डिस्क्रिप्शन से नामक टाइटल से ही इनका जो फर्स्ट एसे होता है, किसमें होता है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, वहाँ से ये टर्म आई है, और किसका है, क्लिफोर्ड गिड्स की। और यहाँ पे इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगी, जो वीडियो आएगी मेरी 2 या 3 मिनट की, या मतलब मैक्सिमम 9 to 8 मिनट की हो जाए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज 30, द सब्जेक्ट मैटर, एक मिनट ये इसमें ना कवर हो जाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडी एज इट एमर्ज एज ए प्रोटो डिसिप्लिन इन 1960 वाज प्रीडोमिनेंटली एक्सप्लोरेशन ऑफ, मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडी क्या था 1960 में, ठीक है, पॉपुलर कल्चर था भाई, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जा रही है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडी वाज प्रीडोमिनेंटली एक्सप्लोरेशन ऑफ, किसकी एक्सप्लोरेशन की है, किस जो सब्जेक्ट की एक्सप्लोर किया है, किसको पढ़ने की कोशिश की है, किस पर काम किया गया है, ठीक है, पॉपुलर कल्चर पर। पॉपुलर कल्चर आल्सो कॉल्ड मास कल्चर और पॉप कल्चर, ठीक है, इट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज ए सेट ऑफ प्रैक्टिस, बिलीफ एंड आर्टिस्टिक आउटपुट। पॉपुलर कल्चर क्या है, मतलब ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, बिलीफ है, आर्टिस्टिक आउटपुट है, ठीक है। किसी भी सोसाइटी के कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ उनके रूल रेगुलेशन, बिलीफ होती हैं, आर्टिस्टिक आउटपुट होते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक आउटपुट मतलब कुछ भी, पेंटिंग, वर्क्स वगैरह, एनीथिंग, या फिर मूवी, ड्रामा, कुछ भी। तो ये पॉपुलर कल्चर वो है, एक उसकी बिलीफ्स वगैरह क्या है। पॉपुलर कल्चर आल्सो एनकम्पस द एक्टिविटीज एंड फीलिंग प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद दीज डोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर वो चीज़ें भी आती हैं, एक कल्चर में कैसे कोई भी इंटरेक्शन होती है विद डोमिनेंट ऑब्जेक्ट, कुछ एक्टिविटी होती हैं कल्चर में, एक सोसाइटी में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड पॉपुलर कल्चर इज द मास अपील एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट कल्चरल एनालिस्ट थियोडोर एंड्रोनो रेफर्स टू एज द कल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। इतना मतलब डीपली जाने की इसमें कोशिश मत करना, पॉपुलर कल्चर को समझ लेना, और ये क्वेश्चन बस इतना ही कर लेना, ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करना, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने की कोशिश करूँगी, मतलब कोशिश नहीं करूँगी, मतलब करना चाहती हूँ, क्योंकि 15 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, 15 आज के हो गए, नेक्स्ट 15 मैं कल लेकर आती हूँ, और मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगी मैं आपसे, ठीक है। और तो बस यही है भैया, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो अपना जो, हाँ, एक इम्पोर्टेंट है थियोडोर एंड्रोनो, यहाँ पे जो एक राइटर आए हैं थियोडोर एंड्रोनो, ये राइटर आल्सो रिलेटेड टू फ्रैंकफर्ट स्कूल से मैंने एक और राइटर बताए थे अभी, वाल्टर बेंजामिन, अब ये थियोडोर एंड्रोनो आ गए, ठीक है। ही वॉज रिलेटेड टू फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो इनको थोड़ा रिवाइज करना, वीडियो को बार बार देखना, तो जल्दी याद हो जाएंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है भाई, इसको स्किप मत करना। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और आपकी परमिशन लेती हूँ। थैंक यू फॉर टुडे।